मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं शून्य व प्रथम कोटि के लिए वेग नियतांक की गणना। कक्षा 12 में बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर इस टॉपिक में जब हम वेग नियतांक की गणना करते हैं तो हमें समाकलन हल करना होता है, और जहां हमें समाकलन हल करना होता है वहां केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है क्रैमिंग करने का प्रयास करते हैं, रट्टा मारने का प्रयास करते हैं, क्योंकि खासकर बायोलॉजी स्ट्रीम के जो बच्चे हैं तो वो समाकलन वगैरह से, अवकलन वगैरह से थोड़ा कतराते हैं और वहाँ क्रैमिंग करने का प्रयास करते हैं। अब हमारे सिलेबस में 12वीं सिलेबस तक शून्य कोटि और प्रथम कोटि की डेरिवेशन है, और अगर हम ग्रेजुएशन में चलते हैं तो वहाँ द्वितीय कोटि भी आ जाती है। तो ये सेम ही चीज़ें हैं, कोई फ़र्क नहीं है शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि में। फ़र्क है तो एकमात्र समाकलन का फ़र्क है। जहाँ हम समाकलन करेंगे वहाँ हल्का सा चेंज आएगा, और समाकलन किसका समाकलन कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर आपके लिए डेरिवेशन बहुत ईजी होने वाला है। जुड़े रहें अंत तक हमारे पास, और एक एक स्टेप आपको बिल्कुल फीड कर दूंगा मैं, कहीं भी आपको क्रैमिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्ट करेंगे आप लोग तो डायरेक्ट उसको फिनिश करके ही रुकेंगे। तो हमारे पास 3 समाकलन केमिस्ट्री में हम लोग यूज़ करते हैं। एक तो आता है समाकलन 1.dx, या समाकलन dx भी लिख देते हैं हम सीधा, 1.dx। समाकलन 1.dx का होता है x। ऐसे ही समाकलन 1.dt हो तो ये हो जाएगा t। 1.dx है तो x, 1.dt है तो t, जो भी आएगा उसमें, जैसे 1.dx है तो x आ गया, 1.dt है तो t आ गया, 1.dv होता तो v आ जाता। एक समाकलन तो ये यूज होना है। एक समाकलन यूज होना है समाकलन 1/x.dx। यहां हम कह सकते हैं समाकलन dx/x, या तो कह दें 1/x.dx या फिर कह दें dx/x, एक ही बात है। इसका जो समाकलन होता है log ex या नेचुरल log x, log ex या नेचुरल log x, dx/x का समाकलन नेचुरल log x। एक समाकलन और यूज करते हैं हम लोग x की पावर n डॉट dx। एक तो 1.dx था, एक dx/x था। एक समाकलन और यूज करना है हमने x की पावर n डॉट dx। तो जिसमें कोई ना कोई पावर लगी होगी उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पावर में एक ऐड कर देंगे। तो x की पावर क्या था n, अब पावर कर देंगे अपने n+1, x की पावर n+1, और वही पावर बटे में लगा देंगे n+1। तो x की पावर n डॉट dx का समाकलन x की पावर n+1 बटे n+1। जैसे मैं x की स्क्वायर डॉट dx का समाकलन करूं, मान लो x की स्क्वायर डॉट dx का समाकलन क्या आएगा, देखो x की स्क्वायर है, इसका समाकलन करना है मेरे को x की स्क्वायर डॉट dx का। x की स्क्वायर है तो पावर में एक ऐड करें, पावर कितनी है 2, 2 में एक ऐड करेंगे तो 3 बटे में 3। तो इसका जो हल आएगा x की पावर 3/3, x की स्क्वायर डॉट dx का समाकलन। तो इस प्रकार हमारे पास टोटल 3 समाकलन आने हैं। एक तो 1.dx, इसका समाकलन होता है x। दूसरा 1/x.dx, या हम कह दें dx/x, इसका समाकलन नेचुरल log x होता है। और तीसरा x की पावर n डॉट dx। तो पावर n है तो n में एक जुड़ जाएगा, x की पावर n+1 बटे n+1। क्लियर। तो ये 3 समाकलन हम लोग यूज़ करेंगे, चाहे वो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर हो, चाहे वो हमारा केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर हो, या केमिस्ट्री में हम जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें ये 3 समाकलन आने वाले हैं। अब कोटि क्या होती है, वेग नियम की हम बात कर चुके हैं कि अभिक्रिया का वेग जो होता है वो अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है।
अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। ऐसे यहाँ भी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। ऐसे यहाँ अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। आर जो है, आर यहाँ रिएक्टेंट को शो कर रहा है, आर फॉर रिएक्टेंट यानी अभिकारक, और बड़ा ब्रैकेट जो है वो सांद्रता यानी कंसंट्रेशन को बता रहा है। तो अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। कोटि जो होती है वो पावर के रूप में लिखी जाती है। तो शून्य कोटि जीरो ऑर्डर है तो इसकी पावर 0 आ जाएगी। प्रथम कोटि यानी पावर 1 बन जाएगी। द्वितीय कोटि है तो यहाँ पावर 2 हो जाएगी। क्लियर। तो वेग नियम हमने लगाया है कि वेग समानुपाती होता है अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के। तो वेग समानुपाती है अभिकारक की सांद्रता। तीनों के लिए मैंने यही लिखा, वेग समानुपाती अभिकारक की सांद्रता, वेग समानुपाती अभिकारक की सांद्रता, वेग समानुपाती अभिकारक की सांद्रता। और कोटि जो होती है वो पावर होती है। तो जहाँ शून्य कोटि है वह पावर 0 कर दी, जहाँ प्रथम कोटि है वह पावर 1 कर दी, जहाँ द्वितीय कोटि है वह पावर 2 कर दी। तो इस प्रकार ये पहला स्टेप हमने सोल्व कर लिया। अब हमें यहाँ वेग का और आर का मान रखना है, वेग का और आर का मान रखना है। तो एक बार तो हम जब समानुपाती का निशान हटाएंगे तो समानुपाती का निशान हटाते ही यहाँ वेग नियतांक लग जाएगा। तो ये बन गया वेग बराबर के आर की पावर 0, वेग बराबर के आर की पावर 0, और यहाँ हो गया वेग बराबर के आर की पावर 1, और यहाँ हो गया वेग बराबर के आर की पावर 2। सेम ही स्टेप पाने हैं सारों में, इसीलिए मैं तीनों पैरेलल चला रहा हूँ, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, ताकि आपकी क्रैमिंग खत्म कर सकूँ। तीनों में सेम स्टेप फॉलो होने हैं, सिर्फ पावर का फर्क है। शून्य कोटि तो पावर 0 है, प्रथम कोटि तो पावर 1 है, द्वितीय कोटि तो पावर 2 है। अब मैंने माना कोई अभिकारक, कोई रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, आर कन्वर्ट हो गया किसमें, पी में। आर फॉर रिएक्टेंट, पी फॉर प्रोडक्ट। आर कन्वर्ट हुआ पी में। अब यहाँ शुरू की बात कर रहा हूँ मैं, प्रारंभ में यानी टी बराबर 0 पर, टी बराबर 0 पर सांद्रता। तो माना टी बराबर 0 पर अभिकारक की सांद्रता जो थी वो ए थी, ए मोल प्रति लीटर, और शुरू में उत्पाद होते नहीं है। तो उत्पाद कितने, 0। देख लें आप लोग, ये अभिकारक है, मान लें ये अभिकारक है ए, स्मॉल ए। ये जो स्केच है ये मैं रिएक्टेंट मान रहा हूँ, स्मॉल ए। तो टी बराबर 0 पर अभिकारक की सांद्रता मैंने मान ली स्मॉल ए, प्रोडक्ट होते नहीं। अब कुछ समय बाद यानी टी समय पर क्या हुआ, कुछ अभिकारक उत्पाद में बदल गए, कुछ अभिकारक उत्पाद में बदल गए। जैसे शुरू में अभिकारक कितने लिए मैंने, ए। अब मैंने ये माना कि इसका x भाग, ये मान लिया ये जो कैप है इसका x भाग है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ये इसका जो कैप है वो x है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो शुरू में कितना था, ये स्मॉल ए, शुरू में ये स्मॉल ए था। अब इसका x भाग जो है वो प्रोडक्ट में बदल गया, तो ये प्रोडक्ट बन गया x तो कैप था वो प्रोडक्ट बन गया है। तो रिएक्टेंट कितना बच गया, देखो शुरू में रिएक्टेंट कितना था, वापस क्लियर करें, शुरू में रिएक्टेंट था a, अब उसका x भाग प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। क्लियर। तो रिएक्टेंट कितना बचा, a में से x निकल गया, तो क्या बचेगा रिएक्टेंट, a माइनस एक्स। रिएक्टेंट तो बच गया a माइनस एक्स, और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो प्रोडक्ट बन गया x। क्लियर। तो ये सबके लिए फॉलो करना है हमने। r बदला है किसमें, p में। t बराबर 0 पर प्रारंभ में जो सांद्रता, t बराबर 0 का मतलब स्टार्टिंग में, बिल्कुल जब अभी हमने रिएक्शन स्टार्ट नहीं करी है। तो प्रारंभ में सांद्रता a, प्रोडक्ट शुरू में होते नहीं, a मोल प्रति लीटर सांद्रता ले ली। t समय पर इसका कुछ भाग प्रोडक्ट में बदल गया, तो t समय पर माना इसका x भाग प्रोडक्ट में बदल गया, तो बचा क्या, a माइनस एक्स। तो जो x था वो प्रोडक्ट बन गया। अब वेग क्या होता है, सांद्रता में परिवर्तन बट्टे परिवर्तन में लगा समय। तो हमने लिख दिया dx बट्टे dt।
क्योंकि सांद्रता में परिवर्तन देखें आप, x का हुआ है, a से a माइनस एक्स, तो x का परिवर्तन हुआ है, 0 से x का परिवर्तन हुआ है। तो सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, तो dx बटे dt बराबर k, और r की पावर 0 है तो किसी की पावर 0 का मान 1 होता है, तो k इंटू 1 k ही आएगा। क्लियर। ऐसे यहाँ देखें, तो यहाँ देखें तो वेग तो वही रहना है, सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, dx बटे dt बराबर k का k ही आ जाएगा। अभिकारक की जो सांद्रता है वो t समय पर देखनी है। क्लियर, क्योंकि सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय लिखा है, तो यहाँ जो अभिकारक की सांद्रता है वो t समय पर देखनी है। तो t समय पर t समय पर जो अभिकारक की सांद्रता है वो है a माइनस एक्स, तो यहाँ हम लिख देंगे a माइनस एक्स। ये प्रथम कोटि के लिए बन गया। अब द्वितीय कोटि पे चलें, तो सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय बराबर k, और t समय पर जो अभिकारक की सांद्रता है वो a माइनस एक्स, और क्योंकि कोटि 2 है तो पावर 2 हो जाएगी। क्लियर। अब क्या करना है, सब में ही हमने सब में सेम स्टेप चलने हैं। तो अब dt इधर ले जाएं, dt इधर ले जाएं, और अगर कोई x की डिजिट हो तो इधर ले आए, क्योंकि dx के साथ ही x आएगा। जब हमने समाकलन करना है तो dx के साथ x लाना है। जैसे ये देखें, अब यहाँ देखें dt इधर ले जाएं तो ये बनेगा dx बराबर k dt, ये बन जाएगा, dt इधर ले जाएं तो ये बन जाएगा dx, अब a माइनस एक्स इधर ले आए, अपॉन a माइनस एक्स बराबर k dt। क्लियर। dx अपॉन dt था, dt इधर ले गए, a माइनस एक्स इधर ले आए, dx अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू k dt। ऐसे यहाँ क्या बनेगा, dx अपॉन a माइनस एक्स की स्क्वायर, ये a माइनस एक्स की स्क्वायर इधर आ गया और dt उधर चला जाएगा, k dt। सब में सेम स्टेप है, dt इधर ले गए देखो सब में, और a माइनस एक्स इधर आ गया, इधर a माइनस एक्स था नहीं तो इधर कुछ आया नहीं। अब तीनों में ही समाकलन करना है, बस यही फर्क पड़ेगा, तीनों के समाकलन का आंसर अलग अलग आएगा। अब जिसको समाकलन समझ आ गया है वो बहुत ही आराम से सारी कोटि के विक्रियाएं सॉल्व कर सकता है। अब तीनों में ही समाकलन करना है, तो समाकलन करने पर तीनों में ही समाकलन करना है, तो समाकलन dx बराबर समाकलन k dt, यहाँ भी समाकलन dx अपॉन a माइनस एक्स बराबर समाकलन k dt, और यहाँ भी समाकलन dx अपॉन a माइनस एक्स की स्क्वायर इक्वल टू समाकलन k dt। तो स्टेप सभी में सेम है, स्टेप में कोई फर्क नहीं आने वाला है। अब समाकलन के आंसर देखिए क्या क्या आएंगे। समाकलन dx का मतलब हो गया 1 डॉट dx, 1 डॉट dx, तो 1 डॉट dx का समाकलन क्या होता है, x, तो इसका समाकलन आ गया x इक्वल टू, समाकलन dt को देख के कर रहे हैं, तो अगर कोई t होता इधर तो उस तरह से उत्तर आते, जैसे ये था ये था। अब t इधर यानी k है, तो k को बाहर ले जाएं, k को बाहर ले जाएं, अंदर बचेगा 1 डॉट dt, तो 1 डॉट dt का समाकलन t प्लस c, समाकलन नियतांक c जो है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, i भी लिखा जा सकता है, यहाँ कुछ बुक्स में i लिखा होता है, कुछ में c लिखा होता है, वो है समाकलन नियतांक। c क्या है, समाकलन नियतांक। यहाँ जो मैंने c लगाया है वो c समाकलन नियतांक है। कब लगाया जाता है वो बता दूं, जब यहाँ समाकलन की लिमिट नहीं दी होती, अनिश्चित समाकलन के लिए। जैसे यहाँ कई बार ऐसे लिखा होता है 0 से x, 0 से t, तो वो तो निश्चित समाकलन हो जाता है। क्लियर। तो जब यहाँ लिमिट नहीं दी हो, जैसे यहाँ मैं लिख दूँ 0 से x, तो फिर तो लिमिट दे दी गई, तब यहाँ c नहीं आएगा। अब यहाँ लिमिट नहीं दी हुई, तो लिमिट नहीं दी हुई तो समाकलन नियतांक लगाते हैं। क्लियर।
तो ये समाकलन नियतांक हमने लगाया है क्योंकि यहाँ अनिश्चित समाकलन है। ऐसे यहाँ भी अनिश्चित समाकलन है, ऐसे यहाँ भी अनिश्चित समाकलन है, तो सब में समाकलन नियतांक लगने वाला है। तो dx अपॉन x, ये dx अपॉन x बन गया। तो dx अपॉन x का समाकलन क्या था? नेचुरल लॉग x। तो यहाँ dx अपॉन a माइनस एक्स है, तो इसका समाकलन बनेगा नेचुरल लॉग a माइनस एक्स। क्लियर? dx अपॉन a माइनस एक्स है तो नेचुरल लॉग a माइनस एक्स। और क्योंकि समाकलन x को देख के किया जा रहा है, dx है ये, समाकलन x को देख के किया जा रहा है, तो x से पहले जो साइन है, यहाँ x से पहले माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस आएगा। क्योंकि अगर यहाँ माइनस होता, मान लो यहाँ माइनस होता, ये माइनस होता, तो यहाँ माइनस आता। क्लियर? तो x से पहले प्लस है तो ये प्लस, x से पहले माइनस साइन है तो ये माइनस। अब समाकलन हम x को, ये dx लिखा है, तो समाकलन हम x को देख के कर रहे हैं। तो जब हम समाकलन x को देख के करें तो x से पहले साइन देखें माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएं, इक्वल टू dt, यानी t के संदर्भ में समाकलन करना है तो t आगे है नहीं, तो k को ब्रैकेट के बाहर जाने दे, तो अंदर बचेगा 1 डॉट dt। 1 डॉट dt का समाकलन t प्लस c। समाकलन नियतांक क्यों लगाया गया? क्योंकि लिमिट नहीं दी गई है। क्लियर? अब यहाँ है dx अपॉन a माइनस एक्स का स्क्वायर, तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो इसका समाकलन बनता है 1 अपॉन a माइनस एक्स। 1 अपॉन a माइनस एक्स कैसे, अब वो भी मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। मैं आपको फिर बता दूँ, ये हालांकि 12th में नहीं है, पर इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ समाकलन का खेल है। जिसको समाकलन समझ आ गया फिर वो 12th में है चाहे नहीं है उससे कोई मतलब नहीं रखता। बीएससी में आपके फॉलो होने वाला है, तो इस साल नहीं तो आप लोग अगले साल पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए यहीं समझ लें हम लोग, बहुत ईजी प्रोसेस है। तो इसका समाकलन हल किया तो 1 अपॉन a माइनस एक्स सोल्व हुआ। कैसे देखें 1 अपॉन a माइनस एक्स कैसे आया? ये था dx अपॉन a माइनस एक्स का स्क्वायर। अब मैं a माइनस एक्स की स्क्वायर को अगर ऊपर ले जाऊं तो ये बन जाएगा a माइनस एक्स की पावर माइनस 2। क्लियर? इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो a माइनस एक्स की स्क्वायर है, वो जो पावर नीचे प्लस में ऊपर जाके माइनस में हो गई, ऊपर डॉट dx। क्लियर? इसका मेरे को समाकलन करना है। अब a माइनस एक्स की पावर माइनस 2 टू डॉट dx का, क्योंकि नीचे a माइनस एक्स की स्क्वायर है, ऊपर जाके a माइनस एक्स की पावर माइनस 2 हो गया है, यानी ये इसको फॉलो कर रहा है। ये देखिए आप, तो इसका हम समाकलन कैसे करते हैं? जो इसकी पावर है उसमें एक ऐड कर लेते हैं, तो इसकी पावर कितनी है? माइनस 2 है, तो माइनस 2 में मैंने एक ऐड कर लिया, और जो नई पावर बनी माइनस 2 प्लस 1 वो बट्टे में लगा दी, माइनस 2 प्लस 1। अब वही बात समाकलन x को देख के कर रहे हैं, तो x से पहले क्या निशान है? माइनस, तो यहाँ भी माइनस आएगा। क्लियर? अब माइनस 2 प्लस 1 क्या बनेगा? माइनस का 1, माइनस से माइनस कट गया, ये बना माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, यानी ये सोल्व हो गया a माइनस एक्स की पावर माइनस 1। तो a माइनस एक्स की पावर माइनस 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन a माइनस एक्स। तो a माइनस एक्स की पावर माइनस 1 है, तो उसको मैं 1 अपॉन a माइनस एक्स लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ यही लिखा है 1 अपॉन a माइनस एक्स। यहाँ क्या है, हम लोग रट्टा मार लेते हैं कि dx अपॉन a माइनस एक्स का स्क्वायर 1 अपॉन a माइनस एक्स, dx अपॉन a माइनस एक्स माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स। तो इसको क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा सा सोच के चले, dx अपॉन एक्स का समाकलन क्या होता है? नेचुरल लॉग x। तो dx अपॉन a माइनस एक्स का नेचुरल लॉग a माइनस एक्स होगा। और क्योंकि समाकलन x के संदर्भ में करें तो x से पहले जो साइन है, प्लस है तो यहाँ प्लस लग जाएगा, माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा। अब यहाँ x से पहले माइनस था तो यहाँ माइनस लग गया है। क्लियर? तो अब आगे चले, 1 अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू k dt है, तो k बाहर आ गया, dt का समाकलन t प्लस c। तो ये तीनों के समाकलन सोल्व हो गए। बस यही थोड़ा फ़र्क पड़ा है, बाकी कोई रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन में फ़र्क नहीं है, प्रोसेस सेम है। अब एक बार वापस देख ले, शून्य कोटि है तो वेग समानुपाती होता है अभिकारकों की सांद्रता की पावर 0 के। वेग क्या होगा? dx अपॉन dt। समानुपाती का निशान हटाया तो k लग गया। अभिकारकों की सांद्रता की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो गई। dt को इधर ले गए तो ये बन गया dx बराबर k dt। dx का समाकलन x,
के का के आ गया, dt का समाकलन t, और क्योंकि लिमिट नहीं दी गई इसलिए समाकलन नियतांक c लगाया है। प्रथम कोटि है तो वेग समानुपाती अभिकारकों की सांद्रता की पावर 1 के, वेग क्या हो गया dx बटे dt, समानुपाती का निशान हटाया तो k, अभिकारक की सांद्रता t समय पर कितनी है a माइनस एक्स। अब dt इधर जाने दें, a माइनस एक्स इधर ले आए तो dx अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू के dt, dx अपॉन a माइनस एक्स का समाकलन इस बेस पे होगा तो dx अपॉन x का समाकलन होता है नेचुरल लॉग x, तो dx अपॉन a माइनस एक्स का समाकलन नेचुरल लॉग a माइनस एक्स, और क्योंकि समाकलन x को देख के किया जा रहा है तो x से पहले जो निशान है वही निशान यहाँ लगा दें, प्लस है तो प्लस लगा दें, माइनस है तो माइनस लगा दें, तो सोल्व हो गया माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स, के का के ही आ गया, 1 डॉट dt का समाकलन t प्लस c। द्वितीय कोटि पर चलें, हालांकि 12th में नहीं है पर बीएससी फर्स्ट ईयर में आपके है तो फर्क नहीं है, ये समाकलन अगर आपको समझ आ गया तो द्वितीय कोटि आपके सामने है। तो वेग समानुपाती अभिकारक की सांद्रता की स्केयर, क्योंकि कोटि 2 है तो यहाँ पावर 2 हो गई, वेग हो गया सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, समानुपाती का निशान हटाया के लगा दिया, अभिकारक की सांद्रता t समय पर 1 a माइनस एक्स है तो a माइनस एक्स पुट कर दी, a माइनस एक्स को इधर आने दें, dt को उधर ले जाएं तो dx अपॉन a माइनस एक्स की स्केयर का समाकलन सोल्व करेंगे तो 1 अपॉन a माइनस एक्स, के dt के का के आ गया, dt का समाकलन t प्लस c, c क्यों लगा रहे हैं, c क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए, c समाकलन नियतांक है, c बराबर क्या है समाकलन नियतांक, और क्यों लगाया जा रहा है क्योंकि लिमिट नहीं दी गई है इसलिए लगाया जा रहा है। अब मेरे को इसी समाकलन नियतांक की वैल्यू सोल्व करनी है, ये तीनों की समीकरण नंबर 1 बन गई, ये शून्य कोटि की समीकरण नंबर 1, ये प्रथम कोटि की समीकरण नंबर 1 और ये द्वितीय कोटि की समीकरण नंबर 1, तो तीनों के लिए समीकरण 1 हो गई है। अब मेरे को c की वैल्यू निकालनी है और c की वैल्यू निकालने का सिंपल सा तरीका है, आप t बराबर 0 रख दें, t बराबर 0 यानी ये वाली कंडीशन पुट करें t बराबर 0 पर। जब आप t बराबर 0 रखेंगे तो k इंटू 0 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो अपने आप आपके सामने c का मान आ जाना है। क्लियर? तो c का मान निकालने का एक ही तरीका है, t बराबर 0 पर, सब में यही t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर, तीनों मैंने एक साथ इसलिए किए हैं क्योंकि आप कंपैरिजन कर सकें, उसके बाद आप 1 बाई 1 एक एक करके देखें, बहुत ही आसान है प्रोसेस। लेकिन हम लोग क्या है पहले इसको करते हैं, इसको इससे लिंक कर नहीं पाते, फिर इसको पढ़ते हैं तो वो मिक्सअप सा हो जाता है, इसलिए कंपैरिजन करके कर रहा हूँ बिल्कुल, क्योंकि सेम चल रहा है सब कुछ। देखें आप t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर, जब t बराबर 0 था तो आप देखें x का मान 0 था, जहाँ अब x है वहाँ पहले क्या था 0, तो t बराबर 0 पर x का मान क्या था 0 था, x का मान क्या था 0 था, x का मान क्या था 0 था। अब t बराबर 0 पर आप x बराबर 0 पुट कर दें, आपके सारे आंसर आपके आगे आ जाने हैं। तो t बराबर 0 पर x बराबर 0 पुट कर दें आप लोग, तो t बराबर 0 पर x बराबर 0, तो t को 0 रखा, x का मान क्या है 0, तो 0 बराबर k इंटू 0 प्लस c, तो c बराबर 0 आ गया, c का मान 0 आ गया। क्लियर? k इंटू 0 0 हो गया, c बराबर 0 आ गया। t बराबर 0 पर x बराबर 0 पुट करें तो ये बना माइनस नेचुरल लॉग a माइनस 0, a माइनस 0 a ही हो जाएगा, और t का मान क्या है 0 है, तो k इंटू 0 0 हो गया, 0 प्लस c c आ गया, तो c का मान आ गया माइनस नेचुरल लॉग a। और यहाँ चलें तो 1 अपॉन a माइनस 0, a माइनस 0 a ही हो गया, 1 अपॉन a ही बन गया, ये k इंटू 0 0 हो गया, 0 प्लस c c आ गया, तो यहाँ c का मान आ गया 1 अपॉन a। तो इस तरह हम c का मान निकाल लेंगे। t बराबर 0 पर x बराबर 0 पुट करेंगे, t बराबर 0 पर x बराबर 0 पुट करेंगे, तो t का मान 0 है तो x का मान भी 0 है, t का मान 0 का तो k इंटू 0 0, x की वैल्यू 0, तो c बराबर 0 आ गया। यहाँ x का मान 0 रखा तो a माइनस 0 a बन गया, माइनस नेचुरल लॉग a, t का मान 0 रखा तो k इंटू 0 0 हो गया, तो c का मान आ गया माइनस नेचुरल लॉग a। यहाँ t का मान 0 रखा तो k इंटू 0 0 हो गया, x का मान 0 रखा तो 1 अपॉन a बन गया, तो c का मान आ गया 1 अपॉन a। अब c के मान समीकरण 1 में रखने पर, तीनों ही केस में ये करना है, c का मान समीकरण 1 में रखने पर
सी का मान समीकरण 1 में रखने पर आपके फाइनल आंसर आपके आ जाएंगे। सब में ये करना है कि सी का मान समीकरण 1 में रखना है। तो ये समीकरण 1 थी, x बराबर के टी प्लस सी का मान क्या आया 0, तो के टी प्लस 0 करेंगे तो के टी ही बनना है। तो x बराबर के टी, ये शून्य कोटि के लिए सोल्व हो गया। x बराबर के टी, तो k बराबर क्या बनेगा, k बराबर x अपॉन टी। ये लो, ये शून्य कोटि का आंसर आ गया। वेग नियतांक की गणना हो गई शून्य कोटि के लिए, x बराबर के टी, तो k बराबर x अपॉन टी। अब प्रथम कोटि पे चलें। प्रथम कोटि के लिए क्या होगा, देखो c का मान क्या आया माइनस नेचुरल लोगे, तो c का मान माइनस नेचुरल लोगे, यहाँ पुट कर दें c के मान को, तो क्या बनेगा, समीकरण 1 में c का मान पुट करना है, तो माइनस नेचुरल लोग a माइनस एक्स बराबर के टी का के टी ही रहा, और c का मान आया माइनस नेचुरल लोग a, तो c का मान आया माइनस नेचुरल लोग a, वो c का मान वहाँ पुट कर दिया। माइनस नेचुरल लोग a इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये बन गया नेचुरल लोग a प्लस का हो गया। अब देखें इसको सोल्व करूँगा, यहाँ माइनस नेचुरल लोग a इधर आके प्लस का हो गया, तो ये बन गया नेचुरल लोग a माइनस नेचुरल लोग a माइनस एक्स, क्योंकि ये माइनस का नेचुरल लोग a इधर आके प्लस का हो गया, तो नेचुरल लोग a माइनस नेचुरल लोग a माइनस एक्स, और माइनस वाला जो लोग होता है वो बटे में लिखा जाता है, तो ये बन जाएगा नेचुरल लोग a अपॉन a माइनस एक्स। क्लियर, क्योंकि लोग a माइनस लोग b का मतलब होता है लोग a बटे b, लोग a बटे b। अब आप देखिए इस नेचुरल लोग माइनस नेचुरल लोग a को इधर ले आए तो ये प्लस का हो गया, नेचुरल लोग a माइनस नेचुरल लोग a माइनस एक्स, तो माइनस वाला जो लोग होता है वो बटे में लिख देते हैं, तो लोग a माइनस लोग भी होता है लोग a बटे b, तो नेचुरल लोग a माइनस नेचुरल लोग a माइनस एक्स, या यहाँ लोग e भी लिख सकते हैं आप लोग, तो नेचुरल लोग a माइनस नेचुरल लोग a माइनस एक्स इक्वल टू नेचुरल लोग a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू के टी, देन k इक्वल टू, ये t इधर बटे में आ जाएगा, ये t इधर गुना में इधर बटे में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 1 अपॉन टी नेचुरल लोग a अपॉन a माइनस एक्स। ये लो, ये प्रथम कोटि के लिए सोल्व हो गया। बहुत ही आसान है काम, सिर्फ यहाँ समाकलन का फर्क है, जिसको समाकलन आता है उसके लिए कुछ भी नहीं है, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि। या नेचुरल लोग को जब सिंपल लोग 10 में बदलेंगे, लोग बेस 10 में बदलेंगे, तो 2.303 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उत्तर बन जाएगा आपका k बराबर 2.303 बटे टी लोग a अपॉन a माइनस एक्स। अब यहाँ चलें तो c का मान 1/a आया, तो c का मान 1/a पुट कर दें, तो क्या बनेगा हमारे पास, जब c का मान 1/a पुट करेंगे तो ये बनेगा 1 अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस c का मान आया 1/a पुट कर दिया, 1/a को इधर लाएंगे तो इधर प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा, तो ये बनेगा के टी बराबर 1 अपॉन a माइनस एक्स माइनस 1/a। अब a माइनस एक्स माइनस 1/a है, एलसीएम ले लें इसका, क्या बनेगा एलसीएम, तो के टी बराबर एलसीएम बनेगा a इंटू ए माइनस एक्स। क्लियर, एलसीएम बना a इंटू ए माइनस एक्स, a इंटू ए माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स बचेगा क्या a, फिर a है तो बचेगा क्या a माइनस एक्स, ब्रैकेट ओपन कर लें, a माइनस ए माइनस माइनस प्लस a माइनस ए प्लस एक्स, तो a से a कट जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, तो k इक्वल टू t इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में आ जाएगा 1/t, और a से a कट गया, सिर्फ x बचा, x अपॉन a इंटू ए माइनस एक्स। ये लो, ये द्वितीय कोटि के लिए सोल्व होगा, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का सोल्यूशन आ गया। तो शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, ये आपके सामने है, सिर्फ आप देख रहे हैं समाकलन का फर्क है, समाकलन मैंने आपको बता दिया है, उसके बाद आप इंडिविजुअली करके देखें तो बिल्कुल आपकी रिएक्शन होगी। तो बहुत ही आसान है,
कुछ भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, टॉपिक समझ आया है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की अगर कोई डेरिवेशन आपको मिलेगी तो उसको बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपके सामने सोल्व करके रखूँगा। तो जुड़े रहें हमारे साथ अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद।